भारतीय विजन क्लासेस पर सभी साथियों एवं विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रारंभ हो गया है भारतीय विजन क्लासेस पर लेखक रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। तो बहुत आपको इंतजार करना पड़ा और हम संपूर्ण निचोड़ देखेंगे, एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। आदिकाल से लेकर गद्य काल तक जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न निश्चित आते हैं तो सभी पर चर्चा करेंगे एक एक क्लास पर। तो सभी विद्यार्थी प्रतिदिन रात्रि 8:30 बजे भारतीय विजन क्लासेस से जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन अब प्रारंभ होने वाला है क्या, तो हिंदी साहित्य का इतिहास यानी विद्वान रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। यह क्लास प्रतिदिन रात्रि 8 बजे जो होगी वह यूजीसी नेट, जेएसएससी, बीपीएससी, यूपी पीजीटी, एमपी टेट, केवीएस, एनबीएस, एस्टेट, जेपीएससी, इसके अलावा जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है, अगर आपका हिंदी साहित्य का इतिहास लगा है तो आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह निचोड़ सीरीज आपको यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। संपूर्ण निचोड़ प्रारंभ से आपको बताएंगे, कहीं शॉर्ट भी नहीं चलेंगे, ना ज़्यादा लॉन्ग चलेंगे, पूरा प्रारंभ से देखेंगे। आज हम इस क्लास में दो महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सामान्य परिचय अपभ्रंश काव्य को देखेंगे, पूरा निचोड़ है। इसको देखने के बाद यहां से अगर प्रश्न परीक्षा में आएंगे तो आप निश्चित ही बना लेंगे। तो परीक्षा में जितने भी प्रश्न हैं लगभग सब यहीं से आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन अक्सर पूछता है, तो सारे कथनों को भी हम लेकर आए हैं। चलिए प्रारंभ करते, समय को गंवाते हुए नहीं, यानी नहीं गंवाते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास जो है रामचंद्र शुक्ल जी का, इसका प्रकाशन वर्ष सभी जानते कब निकला था, ये तो 1929 ईस्वी में। इसका प्रथम संस्करण जो है 1929 में आया था। याद रखिएगा यह कथन बहुत ही प्रसिद्ध है, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन बहुत ही प्रसिद्ध है। किनका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। जब वो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेगा तो प्रारंभ यही कथन आपको देखने को मिलेगा, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कई प्रतियोगी परीक्षा में यह कथन पूछ चुका है। चलिए एक करके प्रारंभ करते हैं उनके हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या क्या है। तो सबसे पहले प्रथम संस्करण में क्या थे उसकी चर्चा हम करते हैं। तो हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर ने सन 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया, जिसका नाम था शिव सिंह सरोज। यह एक इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक था, जिसका प्रकाशन वर्ष कब, तो 1883 ईस्वी। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह, याद रखिएगा ये वृत्त संग्रह, एक वृत्त संग्रह क्या नाम से, शिव सिंह सरोज के नाम से शिव सिंह सेंगर ने कितना में निकाला, 1883 ईस्वी में निकाला। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है जॉर्ज ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान नामक एक बड़ा, देखिए यहाँ पर एक कवि विरचित संग्रह और यहाँ आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा दोनों में, यहाँ ए है एक कवि विरचित संग्रह और जबकि ग्रियर्सन वाला को क्या कहें, एक बड़ा कवि विरचित संग्रह। दोनों में अंतर है, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है और आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। एक संग्रह को निकाला, यह इतिहास ग्रंथ का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और इसका जो समय था 1889 ईस्वी, यानी 1889 ईस्वी में जॉर्ज ग्रियर्सन ने निकाला और 1883 ने शिव सिंह सेंगर ने निकाला। दोनों का संग्रह को क्या बोले थे, एक को बोले थे एक वृत्त संग्रह, इसे बोले थे जॉर्ज ग्रियर्सन वाले हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो है एक बड़ा कवि वृत्त संग्रह। इसे कहें एक वृत्त संग्रह, इसे एक बड़ा कवि वृत्त संग्रह। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु है मिश्र बंधुओं ने 1913 ईस्वी में मिश्र बंधु विनोद नामक एक कवि वृत्त संग्रह निकाला। यहाँ देखिए एक कवि वृत्त संग्रह, तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना, याद रखना। शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ को कहे थे एक वृत्त संग्रह, जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ को, पुस्तक को बोले थे एक बड़ा कवि वृत्त संग्रह और मिश्र बंधुओं के जो इतिहास ग्रंथ है उसको क्या बोले थे, एक कवि वृत्त संग्रह बोले थे। और इसके प्रथम 3 भाग 1913 में आए थे और चौथा भाग 1934 में आया। याद रखिएगा सभी बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो उपलब्ध है, आप हमारे भारतीय विजन क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जिनको भी संपूर्ण हिंदी साहित्य का अगर नोट्स चाहिए तो वो भी उपलब्ध है,
उपलब्ध है, उसके लिए आपको हमें डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं या टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट के लिए भी आपका नंबर जो देखिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 ग्रंथों, कितने ग्रंथों, तो 12 ग्रंथों के आधार पर वीरता की प्रधानता देते हुए आदिकाल को क्या कहा, वीर गाथा काल कहा। याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 ग्रंथों के आधार पर वीरता की प्रधानता देते हुए आदिकाल को क्या कहा, तो वीर गाथा काल का। कितने ग्रंथों के आधार पर, तो 12 ग्रंथों के आधार पर। ये इनका प्रथम संस्करण के कुछ अंक है जिसे हम लेकर आए हैं। ये 12 ग्रंथ में 4 ग्रंथ जो थे वो साहित्यिक पुस्तक थे और 8 ग्रंथ जो थे वो क्या थे, वे देश भाषा काव्य थे। अब ये 12 ग्रंथों का नाम देख लीजिए, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कृतिलता, कृति पताका। इधर देखिए खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली। तो सभी महत्वपूर्ण 12 ग्रंथों के आधार पर इन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल का नामकरण क्या कहा, तो उनको कहा वीर गाथा काल। अब इसमें देखिए वीर गाथा काल में इसमें भी जो 12 ग्रंथ थे उसमें से यहाँ देखिए ये बिसलदेव रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली, ये वीर ग्रंथ नहीं था, ये वीर ग्रंथ नहीं था। बिसलदेव रासो एक श्रृंगारिक काव्य है, खुसरो की पहेलियाँ हैं और विद्यापति की पदावली एक प्रेम काव्य है। बाकी जितने भी बच गए सभी क्या थे, वीर ग्रंथ थे और इन्हीं की प्रधानता को देते हुए उन्होंने आदिकाल को क्या कहा, वीर गाथा काल कहा। अब आगे बढ़ते हैं, सभी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 2 काव्य धाराओं में बांटा और दोनों काव्य धाराओं को 2-2 उप शाखाओं में भी बांटा। यानी रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने धारा में बांटे थे, तो 2 काव्य धाराओं में, और उनके भी 2-2 उप शाखा भी किए। अब यहाँ देखते हैं किस प्रकार बांटे हैं, इसके भी देख लेते हैं। तो भक्ति काल के 2 काव्य धाराएं निर्गुण धारा और सगुण धारा, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा और सगुण धारा क्या है, तो निर्गुण धारा में जो कवि हुआ करते थे वे ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना करते थे और सगुण धारा में जो कवि हुआ करते थे ईश्वर के सगुण रूप की उपासना करते थे। निर्गुण रूप का मतलब हुआ जिसमें ईश्वर का कोई अवतार नहीं था, जबकि सगुण धारा में जितने भी कवि थे उन्होंने ईश्वर के अवतारी रूप का क्या किए, तो उसी की प्रशंसा किए, उसी का पूजा किए, उसी का अपना काव्य का विषय बनाए। अब निर्गुण धारा, सगुण धारा। निर्गुण धारा में 2 उप शाखाएं कौन कौन थी, तो ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। कौन कौन, तो राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रसिद्ध कवि रहे जो एक प्रकार से कह सकते प्रतिनिधि कवि कबीरदास। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन थे, तो मलिक मोहम्मद जायसी थे। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन थे, तो तुलसीदास थे। और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन थे, तो सूरदास थे। आगे बढ़ते हैं, सभी महत्वपूर्ण बिंदु है। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के कवियों का विवरण मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। उन्होंने खुद कहा है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में कि मैंने रीतिकाल के कवियों का विवरण किससे लिया है, तो मिश्र बंधु विनोद पुस्तक जो मिश्र बंधुओं का था उससे लिए हैं। प्रश्न आ सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के कवियों का विवरण किस ग्रंथ से लिया, तो क्या आपका आंसर होगा मिश्र बंधु विनोद। आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ सर्वप्रथम हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, कौन सा, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ था। याद रखिएगा, इनका जो प्रथम संस्करण जो आया था 1929 में यह प्रकाशित हुआ था। उस समय इसका नाम क्या था, हिंदी साहित्य का विकास। जिस समय 1929 में आया था उस समय रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य का विकास। और किसकी भूमिका के रूप में प्रकाशित हुए थे, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी बिंदु, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार परीक्षा में फंसते हैं। तो याद रखना, इसको ध्यान से याद रखना कि 1929 में इनका जो ग्रंथ प्रकाशित हुआ था उस समय क्या नाम था, हिंदी साहित्य का विकास। और किसकी भूमिका में, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में प्रकाशित हुआ था। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभक्त किया। कितने कालों में, 4 कालों में विभक्त किया।
जिसमें हिंदी साहित्य के 900 वर्षों का इतिहास का उल्लेख है। यानी याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा, जिसमें से 900 वर्षों का इतिहास उन्होंने जोड़ा। यानी हिंदी साहित्य के 900 वर्षों का इतिहास को उन्होंने 4 कालों में बांटा। उसे भी देख लेते हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले आदिकाल, जिसे सर्वप्रथम प्रथम संस्करण में क्या नाम दिए थे जब वो उनका प्रथम संस्करण आया था 1929 में, उस समय वीरगाथा काल कहे थे आदिकाल को, और फिर उसके बाद भक्ति काल कहे थे, तीसरा को रीतिकाल, और चौथा को क्या बोले थे, गद्य काल कहते। यानी प्रथम संस्करण में। फिर संशोधित संस्करण निकला, उसमें से दोनों नामकरण की चर्चा किए, प्रथम को आदिकाल, फिर पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल को रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल, और गद्य काल को आधुनिक काल भी उन्होंने ये दोनों नाम स्वीकार किए। यानी प्रथम संस्करण जो उनका निकला था उसमें उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल ही कहा था। यहाँ से प्रश्न फंसता है बार बार कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा, याद रखिएगा वीरगाथा काल। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या कहा था, तो गद्य काल। दोनों प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछते हैं। अब देखिए इसकी समय सीमा निर्धारित किए हैं, 4 कालखंडों में बांटे 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को। तो संवत 1050 से 1375 को उन्होंने आदिकाल के अंतर्गत लिया, यानी वीरगाथा काल के अंतर्गत। संवत 1375 से 1700 को उन्होंने पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल के अंतर्गत लिया। संवत 1700 से 1900 यानी उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल का समय सीमा लिया, और गद्य काल का समय सीमा बताया 1900 से 1984 संवत यानी विक्रमी संवत तक। याद रखिएगा, विक्रमी संवत में आप अगर 57 वर्ष घटाइएगा, विक्रमी संवत में अगर आप 57 वर्ष घटाएंगे, कितना घटाना है, तो 57 वर्ष माइनस कीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, तो आपका जो है वो ईस्वी सन निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु इसे भी आप देख लें जरूर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रामचंद्र शुक्ल ने दोहरा नामकरण की पद्धति को अपनाया। दोहरा नामकरण की है ना, दो नाम है, देख लीजिए, दोहरा नामकरण की पद्धति को अपनाया। आगे शुक्ल जी ने नामकरण का सीमांकन विक्रमी संवत में किया। देखिए नामकरण के और उसका सीमा जो दिए हैं, समय सीमा किस प्रकार दिए, ईस्वी सन में उन्होंने नहीं दिया, क्या चीज में दिया, तो संवत में दिया, यानी विक्रमी संवत में दिया। क्या चीज में दिया, विक्रमी संवत में। अभी बताया आपको विक्रमी संवत जो होता है वह क्या होता है, तो वह ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे है, तो उसमें 57 वर्ष घटाइए तो आपका ईस्वी निकल जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा। क्या कहा, आधुनिक काल को गद्य काल कहा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जनता की चित्रवृत्ति में राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल ने जनता की चित्रवृत्ति को किसके परिस्थिति के अनुसार बताया, तो राजनीतिक परिस्थिति के अनुसार, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार, सांप्रदायिक परिस्थिति के अनुसार और धार्मिक परिस्थिति के अनुसार। यह प्रश्न इस बार 2023 की जो यूजीसी नेट की परीक्षा हुई थी उसमें प्रथम जो परीक्षा थी हिंदी की, उसमें यह प्रश्न फंसा था और इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ था। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। तो याद रखिएगा, जनता के चित्रवृत्ति के जो परिस्थिति का उन्होंने वर्णन किया, कौन कौन सी परिस्थिति, राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक, ये चारों याद रखना। अब चलते हैं, सबसे पहले उनका जो प्रथम काल है आदिकाल, जिसे उन्होंने वीरगाथा काल कहा, और जिसकी समय सीमा 1050 से 1375 उन्होंने बताया। तो एक एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे आज क्लास 1 में, जहाँ तक होगा। आज हम क्लास 1 में हम आदिकाल का सामान्य परिचय और अपभ्रंश का भी दोनों क्लास को देखेंगे, और इससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य सभी को लेकर आए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल को 4 प्रकरणों में बांटा। कितने प्रकरणों में बांटा, तो 4 प्रकरणों में बांटा। कौन कौन, तो पहला सामान्य परिचय दिया उन्होंने आदिकाल का, फिर अपभ्रंश काव्य में बांटा, देश भाषा काव्य, और अंत में फुटकल कवि रचनाएं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है, अभी आपको बताए थे, इनका जो प्रथम संस्करण आया था 1929 में आया था। कितना में आया था, 1929 में आया था, लेकिन संशोधित होकर इनका पुनः यह संस्करण निकला 1940 ईस्वी में। कितना में निकला था, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है पुनः संशोधित होकर 1940 ईस्वी में पुनः प्रकाशित हुआ था। ये भी याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ याद रखिए, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा। सामान्य परिचय, अपभ्रंश काव्य, देश भाषा काव्य और फुटकल रचनाएं। अब एक एक करके चलते हैं। सामान्य परिचय को, प्रकरण 1 को देखते हैं, सामान्य परिचय को। तो
एकक बिंदु को ध्यान दीजिएगा, सभी रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कहे हैं। तो सबसे पहले, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य की उत्पत्ति माना जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कहा है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश की अवस्था से ही हिंदी साहित्य की उत्पत्ति माना जाता है, हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। प्रसिद्ध कथन है, ये भी कथन बहुत प्रसिद्ध है, परीक्षा में कई बार ये भी पूछा जा चुका है, जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। यह किनका प्रसिद्ध कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है, और कई प्रतियोगी परीक्षा में यह कथन पूछ चुका है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत कितना है? तो 1050 से 1375 जो है महाराज भोज से लेकर महाराज हमीर देव के समय तक माना जाता है। यानी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो महाराज भोज से लेकर हमीर देव तक माना जाता है। यानी कितना? तो संवत 1050 से 1375। आदिकाल में धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर इत्यादि सभी प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। याद रखिए, रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी इतिहास ग्रंथ में कहा है कि आदिकाल में धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर इत्यादि जितने भी सबसे संबंधित जो रचनाएं वो किसमें मिलती है? तो दोहों में मिलती है। सभी महत्वपूर्ण बिंदु है, सभी को लेकर आए हैं। एक एक बिंदु को ध्यान से पढ़ना, कहीं सभी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। आगे उन्होंने कहा है, राजाश्रित कवि और चारण कवि नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहों राजसभाओं में सुनाने के साथ साथ अपने आश्रयदाता राजाओं के वीरतापूर्वक वर्णन करते थे। यानी राजाश्रित कवि और चारण कवि जो हुआ करते थे, वे नीति श्रृंगार से संबंधित फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया भी करते थे, और साथ ही साथ अपने जो आश्रयदाता राजा होते थे उनका उन्होंने अपने काव्य में वीरतापूर्वक वर्णन भी करते थे। आदिकाल में वीरता की प्रधानता को आधार मानकर शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? तो आदिकाल में वीरता की प्रधानता को आधार मानकर आदिकाल को क्या कहा? तो वीर गाथा काल कहा। ये हम ऊपर भी चर्चा यानी पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एक और इनका प्रसिद्ध कथन है, एक और पुरानी परंपरा के कवि सारंगधर हमीर की वीरतापूर्वक वर्णन पुरानी अपभ्रंश भाषा में करते थे, तो दूसरी ओर अमीर खुसरो, एक और कौन? तो एक और सारंगधर और दूसरी ओर अमीर खुसरो दिल्ली की बोलचाल की भाषा में पहेलियां और मुकरियां कर रहे थे। यानी दिल्ली की बोलचाल जो खड़ी बोली है उसमें वो पहेलियां और मुकरियां करते थे। कौन? तो अमीर खुसरो। यहाँ दोनों का देखिए, दोनों का यहाँ पंक्ति भी लिए हैं। चली वीर हमीर पौभर मैनी कंपई, ये सारंगधर का क्या है? ये सारंगधर का ये पंक्ति है जो क्या है? तो इसमें जो है पुरानी परंपरा की भाषा है, अपभ्रंश भाषा है। अब देखिए यहाँ अमीर खुसरो की दिल्ली की बोलचाल की भाषा जो खड़ी बोली उसका है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। दोनों पंक्ति से आपको समझ में आ गया कौन पंक्ति आपको ज़्यादा समझ में आ गया? जो खड़ी बोली के नज़दीक होगा निश्चित आपको समझ में आएगा। आगे देखिए, विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है, यह भी रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कहा है। कौन कौन सा? पुरानी अपभ्रंश और देसी भाषा, दो प्रकार की भाषा का उन्होंने व्यवहार किया। विद्यापति के बारे में कहे, विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है। कौन कौन? तो पुरानी अपभ्रंश और देसी भाषा। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा। यह भी महत्वपूर्ण कथन है। विद्यापति ने यानी रामचंद्र शुक्ल जी अपने इतिहास ग्रंथ में बताते हैं कि विद्यापति अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को क्या कहा? जो अपभ्रंश से भिन्न था, जो प्रचलित बोलचाल की भाषा था, उसे उन्होंने क्या कहा? विद्यापति ने देसी भाषा कहा। देखिए यहाँ उसका प्रसिद्ध पंक्ति भी बहुत ही, विद्यापति का यह भी पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है और कई प्रतियोगी परीक्षा में यह भी पंक्ति आता है। देसिल बैना सबजन मिठा ते तेसन जंपहो अवहट्ठा। ये भी विद्यापति का बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछ भी चुका है और पूछेगा भी। अब चलते हैं, ये जितना भी हम देखे ऊपर ये सभी क्या थे? तो ये सामान्य परिचय के अंतर्गत आए और हम मुझे लगता है कि सभी आप समझ गए होंगे। जितना महत्वपूर्ण तथ्य था उसे हम लेकर आए। अब चलते अपभ्रंश भाषा की ओर। अपभ्रंश भाषा प्रकरण 2 में आता है। ये भी
बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, इसकी चर्चा हम ऊपर भी एक बार कर चुके थे, पहले भी एक बार फिर देख लीजिए। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने पर प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। ये किनका प्रसिद्ध कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का क्या है? तो प्रसिद्ध कथन है, याद रखिएगा। आगे है, जब तक भाषा बोल चाल में थी तब तक, ये भी महत्वपूर्ण कथन किनका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। जब तक भाषा बोल चाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश भाषा का व्यवहार होने लगा। यह भी किनका कथन है? तो यह भी रामचंद्र शुक्ल जी का अपभ्रंश भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण कथन है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा कहा। भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न लेकर लोक भाषा को क्या कहा? तो देश भाषा कहा। आगे है, अपभ्रंश नाम का सबसे पहले उल्लेख कहाँ है? यहाँ से बहुत बार प्रश्न आ चुका है। तो अपभ्रंश भाषा का सबसे पहले उल्लेख जो है वो बल्लभी राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अपभ्रंश नाम जो है सबसे पहले इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बल्लभी राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। हर्षचरित बाण की रचना है। हर्षचरित किनकी रचना है? तो बाण की रचना है। किनकी? तो हर्षचरित जो है वो बाण की रचना है, जिसमें संस्कृत भाषी कवियों का उल्लेख है। यानी बाण की रचना जो हर्षचरित है उसमें संस्कृत भाषी जितने भी कवि हैं उनका क्या है? उसमें उल्लेख है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, देवसेन एक जैन ग्रंथकार थे और उन्होंने श्राव कचार नामक पुस्तक की रचना की। देवसेन कौन थे? तो एक जैन ग्रंथकार थे और वे किसकी रचना की? श्राव कचार नामक पुस्तक की रचना की। अब यहाँ महत्वपूर्ण है, इसे हम अपने से इसको लिखे, याद रखिएगा। श्राव कचार जो है हिंदी का प्रथम रचना माना जाता है। श्राव कचार को हिंदी की प्रथम रचना कहते हैं। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हिंदी के प्रथम कवि किसे कहते हैं। हिंदी के प्रथम कवि किसे कहते हैं और हिंदी की प्रथम रचना तो आपको बता दिए कौन सी है, तो श्राव कचार। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। बहुत सारे विद्यार्थी वीडियो क्लास को देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो आपको सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे देने होते नहीं है, तो चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी क्लिक कर दे। इससे क्या होता है? हमारा हौसला बढ़ता है और हम एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण वीडियो क्लास लेकर आपके सामने आते हैं। तो जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। जब मैं एक नई वीडियो लेकर आऊँ, यानी बेहतर वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो हिंदी साहित्य से संबंधित, वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। यह जो चैनल है भारतीय विजन क्लासेस सिर्फ हिंदी को समर्पित चैनल है। यहाँ सिर्फ हिंदी की ही बात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, बौद्ध धर्म से विकृत होकर, देखिए सभी महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म से विकृत होकर ब्रज यानी आगे चलकर सिद्ध कहलाए। यानी ब्रज यानी जो है वो यानी सिद्ध जो कहाँ से आए हैं? तो बौद्ध धर्म से विकृत होकर यानी उससे अलग होकर ब्रजयानी कहलाए। यानी बौद्ध धर्म से ब्रजयानी आगे चलकर फिर वही क्या कहलाए? सिद्ध कहलाए। इनका बिहार के नालंदा और विक्रमशिला में अड्डे थे। यानी सिद्धों का जो अड्डा था वो कहाँ था? तो बिहार के नालंदा और विक्रमशिला। ये कहाँ से निकले हैं? तो बौद्ध धर्म से निकले। सिद्ध कहाँ से निकले हैं? बौद्ध धर्म से निकले हैं। देखिए नीचे हम उसको बताने का भी प्रयास किए हैं। यहाँ देखिए, इससे समझिए। सबसे पहले बौद्ध धर्म यानी भगवान बुद्ध का जो बौद्ध धर्म था उसमें क्या हुआ कि दो धर्म निकल गया। एक जो था महायान, जो बौद्ध धर्म का, शुद्ध बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता था, और दूसरा हीनयान आया। इसमें जो थे ये लोग तांत्रिक लोग थे, यानी तंत्र मंत्र विद्या का इसमें आने लगा था। तो ये लोग क्या हुए? दो अलग अलग धारा। एक धारा महायान जो था वो बौद्ध धर्म का ही प्रचार करते रहा, और दूसरा हीनयान यानी ये क्या था? ये तांत्रिक लोग हुए। यही आगे जाके ब्रजयान हो गए और फिर यही ब्रजयानी क्या कहलाए? सिद्ध कहलाए। देखिए सिद्ध लोग कैसा है? बौद्ध धर्म से हीनयान, हीनयान से ब्रजयान, अब ब्रजयान से सिद्ध। यानी सिद्ध पंथ कैसे आया? तो बौद्ध धर्म से हीनयान में गया, फिर ब्रजयान में, फिर सिद्ध में। तो याद रखिएगा, सिद्ध कहाँ से निकले? तो बौद्ध धर्म से ही निकले हैं। अगला महत्वपूर्ण देखिए है बिंदु है, रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों की संख्या कितनी मानी? 84 बताए हैं। खिलजी के आक्रमण होने पर, जब खिलजी ने आक्रमण कर दिया तो ये सिद्ध जो है वो कहाँ चले गए? भोट आदि अन्य देशों में चले गए। जब खिलजी जब आया, हाँ आक्रमण कर दिया उनके स्थान पर, तो वे लोग क्या हुए? वहाँ से छोड़कर कहीं भोट नामक देश चले गए या फिर अन्य देश चले गए, यानी छोड़कर वहाँ से चले गए। यानी खिलजी जब आक्रमण कर दिया।
सिद्ध लोग अपनी तांत्रिक विधा से लोगों को अपने वश में किए हुए थे। जो सिद्ध लोग थे, सिद्ध पंथ के जितने भी सिद्धि तांत्रिक थे, योगी थे, ये लोग क्या करते थे, तंत्र मंत्र विद्या से क्या करते थे, लोगों को क्या किए थे, अपने वश में कर लेते थे। उन्हें एक प्रकार से कहा जाता है ना कि तंत्र मंत्र से डरा देना। पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, आज के लोग थोड़ा पढ़े लिखे हैं, वो तंत्र मंत्र विद्या को नहीं समझते हैं, लेकिन पहले के लोग जब अनपढ़ थे तो तंत्र मंत्र को बहुत ज़्यादा समझते थे। तो ये सिद्ध लोग क्या करते थे, अपने तंत्र मंत्र जादू टोना से क्या करते थे, जहाँ भी रहते थे वहाँ के लोगों को अपने वश में कर रखा था, यानी उनका वहाँ प्रभाव जम गया था। किनका, तो सिद्ध लोगों का। ये लोग अपने नाम के अंत में पा शब्द जोड़ते थे। ये भी याद रखना, रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कहा है कि सिद्ध लोग जो हैं, सिद्ध योगी जो थे, वो अपने नाम के अंत में क्या लगाते थे, तो पा शब्द जोड़े थे। पा शब्द, सरप्पा, लुईपा, कन्हप्पा, देखिए पा सब में लगा हुआ ना, तो सभी लोग क्या जोड़े थे, पा शब्द। सिद्धों में सबसे पुराने सरप्पा, जिनका सरोज वज्र भी नाम था, सरप्पा थे। रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे, तो सबसे पुराने सरप्पा थे। सिद्ध लोग अंतर साधना पर बल दिए और पंडितों को फटकारे। यानी सिद्ध लोग थे, वो अंतर साधना पर बल दिए, और जो पंडित लोग हुआ करते थे उनको फटकार लगाया, क्योंकि इनका ही चलती था। बोधगान ओ दोहा, बोधगान ओ दोहा सिद्धों की रचनाओं का एक संग्रह है, जिसे बांग्ला अक्षरों में हर प्रसाद शास्त्री ने निकाला है। याद रखिएगा, बोधगान ओ दोहा के जो संपादक है, निकालने वाले कौन है, तो हर प्रसाद शास्त्री। तो भाषा अगर पूछ देगा तो बांग्ला ही याद रखना, बांग्ला अक्षरों में ये लिखे रामचंद्र शुक्ल जी अपने इतिहास ग्रंथ में। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोधगान और दोहा जो है हर प्रसाद शास्त्री का निकाला हुआ है, और इसमें किससे संबंधित है, तो सिद्धों से संबंधित है, यानी सिद्धों की रचनाओं से क्या है, ये संबंधित है। इसे भी आप याद रखना। सिद्धों के विषय में गहन जानकारी प्राप्त करने वाले विद्वान कौन है, राहुल सांकृत्यायन है। यानी सिद्धों से जुड़ा हुआ जब भी कोई प्रश्न आता है तो अधिकतर प्रश्न का आंसर अगर आपका विद्वान दिया हो तो राहुल सांकृत्यायन ही होते, क्योंकि सिद्धों के विषय में सबसे अधिक अगर जानकारी प्राप्त किए हैं तो कौन किए हैं, तो राहुल सांकृत्यायन किए हैं। उन्होंने ही सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि कहे हैं, और उसे ही स्वीकारा भी जाता है। बौद्ध धर्म से अलग है, बौद्ध धर्म से अलग हो सिद्धों ने महासुखवाद का प्रवर्तन किया। यानी बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध का जो बौद्ध धर्म था, उससे जब ये लोग अलग हो गए तो इन्होंने किसका प्रवर्तन किया, तो महासुखवाद का क्या किया, तो प्रवर्तन किया। निर्वाण प्राप्ति के लिए सिद्धों ने 3 अवयव बताए। कौन कौन, तो शून्य, विज्ञान, महासुख। क्या क्या बताए, निर्वाण प्राप्ति के लिए 3 अवयव बताए, शून्य, विज्ञान और महासुख। सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम शॉर्ट में भी लेकर नहीं आए, ना ही लॉन्ग में लेकर आए, लेकिन जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य जहां से परीक्षा में प्रश्न अक्सर पूछते हैं उस सभी को लेकर आए हैं। आगे रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं, सिद्ध लोग सिद्धि प्राप्ति के लिए महामुद्रा को अनिवार्य मानते थे। यानी रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, उनके इतिहास ग्रंथ के अनुसार, सिद्ध लोग सिद्धि प्राप्ति के लिए किसे अनिवार्य मानते थे, तो महामुद्रा को। महामुद्रा का मतलब होता है स्त्री का सेवन, यानी स्त्री सेवन से जुड़ा हुआ था महामुद्रा, इसलिए वे लोग सिद्धि प्राप्ति के लिए स्त्री सेवन को अनिवार्य मानते थे। सिद्धों की भाषा संध्या भाषा कहलाती थी। ये भी रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में चर्चा की है। अक्सर याद रखिएगा, हिंदी साहित्य में जितने भी प्रश्न बनते हैं अक्सर रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास से ही बनते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सभी बिंदु आपके लिए है। आगे सिद्ध कन्हप्पा का कथन है, यानी सिद्धों में जो कन्हप्पा थे उनका क्या कथन था, देखिए जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों का साथ विहार क्या करेगा। वो बोलते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का, यानी अपनी गृहिणी का उपभोग ना करेगा, यानी भोग ना करेगा, समझ रहे ना, भोग ना करेगा, तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। ये कौन कहते हैं, तो सिद्ध कन्हप्पा कहते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ को भी 84 सिद्धों में शामिल हैं। याद रखिए, नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक गोरखनाथ है उनको 84 सिद्धों में वे भी शामिल हैं। सिद्धों में इनका नाम गोरछप्पा है, जबकि नाथ संप्रदाय सिद्ध संप्रदाय से नहीं, सिद्ध साहित्य से नहीं है, ये नाथ साहित्य के प्रवर्तक है, परंतु इनका भी जो है 84 सिद्धों में इनका भी नाम है। वहाँ पर गोरखनाथ ने क्या है, गोरछप्पा है, गोरछप्पा। हठ योग का प्रवर्तन का श्रेय किनका है, तो गोरखनाथ को है। हठ योग का प्रवर्तन का श्रेय किनका है, तो गोरखनाथ को है। सभी महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखिएगा।
जायसी ने अपनी रचना पद्मावत में बालनाथ का टीला का वर्णन किए हैं। जायसी के जो रचना है मलिक मोहम्मद जायसी जी का रचना है पद्मावत, उसमें उन्होंने बालनाथ का टीला का वर्णन किया है। यह बालनाथ का टीला क्या है, तो पंजाब के पहाड़ों में बालनाथ नाम के योगी रहते थे, उन्हीं का इसमें क्या है वर्णन है। महाराष्ट्र के संत कौन है, यहाँ से भी प्रश्न आता है, तो ज्ञानदेव। महाराष्ट्र के संत जो है ज्ञानदेव ने गोरखनाथ की शिष्य परंपरा इस प्रकार बताए, किस प्रकार बताए हैं, आदिनाथ से मत्स्येंद्रनाथ, उसके बाद गोरखनाथ, ज्ञानीनाथ। तो यहाँ गोरखनाथ की शिष्य परंपरा किस प्रकार आया देख लीजिए, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ। यहाँ ये भी चर्चा है कि सिद्ध जालंधर नाथ ही आदिनाथ थे, यानी आदिनाथ और जालंधर नाथ क्या थे, एक ही थे। ऐसा राहुल सांकृत्यायन ने बताया है कि सिद्ध जालंधर नाथ और आदिनाथ दोनों क्या है, एक ही हैं, नाम अलग अलग हो गए। यानी मत्स्येंद्रनाथ के गुरु कौन थे, जालंधर नाथ थे, जिन्हें आदिनाथ कहा गया, और गोरखनाथ के गुरु कौन थे, तो मत्स्येंद्रनाथ थे। ये भी याद रखना। नाथों की संख्या गोरख सिद्धांत संग्रह में 9 बताया गया है। कितना बताया गया है, 9। कौन कौन, तो नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन। क्या होगा, मलयार्जुन। ये 9 सिद्धों की चर्चा किसमें, तो गोरख सिद्धांत संग्रह में। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। देखिए रामचंद्र शुक्ल जी ये भी कहते हैं अपने इतिहास ग्रंथ में कि जो नाथ पंथ है यह कहाँ से निकला है, तो सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यानी सिद्धों से ही निकला है। ये भी याद रखना, प्रश्न पूछ सकता है कि नाथ पंथ जो है या फिर नाथ लोग कहाँ से निकले थे, सिद्धों से ही निकले, सिद्धों की परंपरा से ही निकले। थोड़ा सा दोनों में फिर दोनों का अलग अलग मत हो गया होगा, इसलिए दोनों अलग अलग हुए। 84 सिद्धों में मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी और क्षुद्र जाति के सभी जाति के लगभग नीच जाति के लोग भी बहुत सारे थे। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, नाथ योगी कान में बड़े बड़े छेद करके भारी भरकम कुंडल पहनते थे, यानी भारी भारी कुंडल पहनते थे, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, तो नाथों को कनफटा कहा गया। क्या कहा गया, तो कनफटा कहा गया। किनको कनफटा कहा गया, तो नाथों को कहा गया, याद रखिएगा। सिद्धों और नाथों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, हमें लगता है कई प्रतियोगी परीक्षा में यह भी कथन आ चुका है, अतः वह शुद्ध साहित्य के कोटि में नहीं आ सकती। ये भी रामचंद्र शुक्ल जी का ही महत्वपूर्ण कथन है। जितना महत्वपूर्ण कथन है सभी को हम ले लिए हैं ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। आगे देखिए, नागार्जुन, चरपटनाथ और जालंधरनाथ ये सभी क्या है, सिद्धों में भी शामिल थे। किसमें शामिल थे, सिद्धों में भी शामिल थे। सिद्धों में मणिभद्रा, कनकलापा और लक्ष्मीकारा, याद रखिएगा, सिद्धों में ही मणिभद्रा, कनकलापा और लक्ष्मीकारा ये नाम की योगिनी भी थी, यानी 84 सिद्धों में 3 योगिनी भी थी। कौन कौन, तो मणिभद्रा, कनकलापा और लक्ष्मीकारा। गोरखनाथ का समय 10वीं सदी है, यानी रामचंद्र शुक्ल जी ने गोरखनाथ का समय कितना बताया, 10वीं सदी बताए। विद्यापति की रचना कृतिलता और कृति पताका है, याद रखिए विद्यापति की प्रसिद्ध रचना कृतिलता, कृति पताका है, और इनका एक और प्रसिद्ध रचना जानी रहे विद्यापति पदावली भी है। कृतिलता में कृति सिंह की वीरता का वर्णन है। कृतिलता में किसका वर्णन किए, तो कृति सिंह की वीरता का वर्णन किए हैं। विद्यापति कृति सिंह और शिव सिंह के दरबारी कवि थे, ये भी याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया विद्यापति कृति सिंह के दरबारी कवि थे, लेकिन विद्यापति कृति सिंह और शिव सिंह दोनों के दरबारी कवि थे। रत्नाकर जोपम कथा के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन है, जिसमें सिद्धों का वर्णन है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। रत्नाकर जोपम कथा के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन है, और यह किससे जुड़ा हुआ है, तो इसमें सिद्धों का जीवन का वर्णन है। इनका तो सिद्धों का, क्योंकि सिद्धों पर सबसे अधिक गहन अध्ययन कौन किए थे, गहन जानकारी प्राप्त करने वाले राहुल सांकृत्यायन ही थे।
अब आगे चर्चा करते हैं अपभ्रंश के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को देखते हैं। सबसे पहले हेमचंद्र, इनका समय है संवत 1150 से 1199। सोलंकी राजा सिद्धनाथ के दरबारी कवि थे। यह एक प्रसिद्ध जैन आचार्य भी थे। इनके कुछ ग्रंथ है महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, उसे भी देख लेते हैं। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन क्या है? तो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? व्याकरण ग्रंथ है और इसमें 3 भाषा का समायोजन है, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। प्रमुख पंक्ति इसमें है इसी सिद्ध हेमचंद्र के शब्दानुशासन में प्रमुख पंक्ति भला हुआ जो मार या बहनी महारा कंतु। ये पंक्ति कई बार परीक्षा में पूछता है किनका पंक्ति है, तो यह पंक्ति जो है वह हेमचंद्र जी का है। इनका अन्य ग्रंथ है द्वाश्रयी काव्य और एक है कुमारपाल चरित, जो प्राकृत काव्य है इन्हीं का है। किनका है? तो हेमचंद्र जी का है। अगले महत्वपूर्ण ग्रंथकार है सोमप्रभसूरि। यह एक जैन पंडित थे और इनकी प्रमुख रचना का नाम है कुमारपाल प्रतिबोध। क्या नाम है? कुमारपाल प्रतिबोध। इसका जो रचना काल का समय बताए हैं रामचंद्र शुक्ल जी, संवत 1241। यह गद्य पद्य मिश्रित और इसकी भाषा क्या है? संस्कृत प्राकृत भाषा है। गद्य पद्य मिश्रित रचना है और इसकी भाषा क्या है? प्राकृत संस्कृत भाषा है। अगले आचार्य जैनाचार्य मेरुतंग है। यह एक जैन आचार्य थे। इनकी प्रमुख रचना का क्या नाम है? प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? जैनाचार्य मेरुतुंग। भाषा क्या है? तो प्रबंध चिंतामणि की भाषा संस्कृत है और इसमें किसका वर्णन है? पुराने राजाओं की कथा का इसमें वर्णन है। अगले रचनाकार है विद्याधर। ये भी अपभ्रंश के महत्वपूर्ण कवि माने जा सकते हैं। इनका समय संवत 1300 बताया गया है। इनकी रचना का ज़्यादा उल्लेख पता नहीं चलता है। इसके बाद ये सारंगधर है। यह एक प्रमुख कवि और सूत्रकार थे। याद रखिएगा, आदिकाल में कौन प्रमुख कवि सूत्रकार थे? तो सारंगधर। इनके पिता का नाम क्या था? तो दामोदर था। क्या नाम था? दामोदर था। और इनकी प्रमुख रचना का नाम है सारंगधर पद्धति। क्या नाम है? सारंगधर पद्धति। अब हम आदिकाल के महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखते हैं और आदिकाल में जो अपभ्रंश भाषा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उसको देखते हैं। तो देवसेन की महत्वपूर्ण पंक्ति को देखते हैं। तो देवसेन की महत्वपूर्ण पंक्ति है जो जिन सारस भाषी सो मई कहियु सारू। ये किनका पंक्ति है? देवसेन की पंक्ति है। अभी सिर्फ अपभ्रंश भाषा से जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण पंक्ति उनको देख रहे हैं। अब सरहप्पा का एक पंक्ति देखते हैं। पंडित सयल सत बखानई देहई रुद्ध बसंत न जानई। ये सरहप्पा का ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। एक और इनका महत्वपूर्ण पंक्ति सरहप्पा का घोर अघारे चंदमणि जिम्मी उजोय करई। ये भी सरहप्पा का ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। एक और महत्वपूर्ण पंक्ति सरहप्पा का है नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई प्रतियोगी परीक्षा में यह पंक्ति पूछता है। अब लुइपा का पंक्ति को देखते हैं। काया तरवर पंच विडाल। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, लुइपा का है। किनका है? लुइपा का है। विरूपा का भी एक पंक्ति महत्वपूर्ण है, उसे भी देख लेते हैं। सहजे करी वारु निषाध अजरा मर्क होई दिट कांध। ये किनका है? तो ये विरूपा का प्रसिद्ध पंक्ति है। फिर कन्हप्पा का देखते हैं। नागर बाहरे डोंभी तो धरी कुंडिया छाई। ये कन्हप्पा का महत्वपूर्ण पंक्ति है। अब कुकरिप्पा का महत्वपूर्ण पंक्ति देखते हैं जो अपहरण भाषा से जुड़ा हुआ है। ससुरी नींद गेल बहुड़ी जागई। ससुरी नींद गेल यानी ससुरी नींद गेल बहुड़ी जाग गई। ये किनका है? तो कुकरिप्पा का है। अब हेमचंद्र का देखते हैं। भला हुआ जो मारिया बहनी महारा कंतु। ये महत्वपूर्ण है, हेमचंद्र जी का है, बहुत ही प्रसिद्ध है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसकी। उसके बाद है मेरुतुंग को देखते हैं। मेरुतुंग का है झाली तू की न भऊ की न हुए दरपुंज। ये मेरुतुंग का है, यानी की न हुए दरपुंज मेरुतुंग। याद रखिएगा, ऐसे भी याद कीजिएगा, की न हुए दरपुंज मेरुतुंग। तो किनका है? तो मेरुतुंग का ये पंक्ति है। विद्याधर का देखते हैं। मई मजी पंगा मंगू कलिंगा। मई मजी पंगा मंगू कलिंगा। ये किनका है? तो विद्याधर जी का प्रसिद्ध पंक्ति है। और सारंगधर का भी एक प्रसिद्ध पंक्ति को देख लेते हैं। छोलापुर चली यानी छोलापुर चली दिग्मय दिग्मय दयरी। ये किनका है? तो ये सारंगधर जी का प्रसिद्ध पंक्ति है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य है उसका हम कौन सा, तो आज हम उनका आदिकाल का 2
प्रकरण को देखें, प्रकरण 1 में सामान्य परिचय देखें और प्रकरण 2 में क्या देखें, तो प्रकरण 2 में हम अपभ्रंश भाषा को देखें। मुझे उम्मीद है वीडियो क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतर उपयोगी साबित होगी। सभी साथियों को और बता दूं कि अगर आपको हिंदी साहित्य का संपूर्ण नोट्स चाहिए तो हमारे पास उपलब्ध है और बहुत ही कम है, मात्र अभी बहुत उसमें सब में प्राइस में कमी कर दी गई है, बहुत ही कम में आप पूरा संपूर्ण हिंदी साहित्य को खरीद सकते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। कल पुनः सभी जुड़ जाएंगे 8:30 बजे। हम उसके बाद प्रकरण 3 प्रकरण 4 को लेकर आएंगे, यानी संपूर्ण हिंदी साहित्य देखेंगे रामचंद्र शुक्ल जी का और निचोड़ यानी एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। जो साथी अभी तक भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को भी क्लिक कर देंगे और जितना हो सके शेयर कर देंगे। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देंगे। आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, इससे मेरा क्या होता है, तो हौसला बढ़ता है। क्या होता है, हौसला बढ़ता है। सभी को धन्यवाद।